आज हम बात कर रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली के सेकंड पार्ट में प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली, अल्पाधिकार में मूल्य दृढ़ता, या जिसे हम किंकेट डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जो किंकेट डिमांड कर्व है उसकी जो मान्यता है उसको पॉल एम खिलजी, हॉल एम ड्रिप आदि जो शास्त्री हैं उन्होंने प्रस्तुत की है। और इन्होंने यह बताया है कि वस्तु के जो मांग वक्र है, इसमें जो डिमांड वक्र है उसका एक कोना किंग होता है जो वर्तमान मूल्य से संबंधित होता है। और इस प्रकार का जो डिमांड कर्व है इकोनॉमिक्स में कोनेदार या विकुंचित मांग पर किंकेट डिमांड कर्व के नाम से पुकारा जाता है। डिमांड कर्व के इस किंग को या मूल्य जो कोना है उसको मूल्य स्थिर रखता है और मांग वक्र का इस कोने से ऊपर वाला भाग अधिक लोचदार होता है तथा नीचे वाला भाग जो है वो अपेक्षाकृत कम लोचदार होता है। तो इस किंकेट मांग वक्र के द्वारा प्राइस रिजिडिटीज में समझाया गया है। तो बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट ओलिगोपोली एंड प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली। देखिए, इंडिपेंडेंट ओलिगोपोली इज दैट मार्केट सिचुएशन इन विच ऑल द फर्म्स आर फ्री टू फॉलो देयर ओन प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसी। जब इंडिपेंडेंट ओलिगोपोली होती है तो उस मार्केट कंडीशन में सिचुएशन में सभी फर्में पूरी तरह से फ्री होती हैं अपने प्रोडक्शन और प्राइस पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए। जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है तो सभी सेलर अपने तरीके से प्राइस और आउटपुट डिटरमिनेट करते हैं। और इस तरह से जब फ्री होते हैं तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक प्राइस वॉर फैल जाता है, मूल्य युद्ध हो जाता है। प्रारंभ में क्या होता है, प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म प्राइस वॉर करती हैं और ऐसी कंडीशन में जो प्राइस वॉर होती हैं तो मूल्यों में कमी की जाती है अपने सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। जब यदि कोई फर्म अपने सेल को इंक्रीज़ करने के लिए मूल्य में कमी करती है तो अदर सेलर कैन ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस एंड मैनी स्मॉल आर फर्म्स आर डिस्ट्रॉयड इन दिस प्राइस वॉर। कुछ ऐसी छोटी फर्म्स होती हैं जो इस तरह के प्राइस वॉर में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मूल्यों में कमी करके दूसरी फर्म को हानि पहुंचाने का एक दृष्टिकोण होता है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा से सभी फर्में प्रेरणा लेती हैं तथा इस प्रकार की क्रिया से सभी फर्मों को हानि होती है। और ऐसी कंडीशन में इन लॉन्ग पीरियड फर्म वर्किंग इन द स्टडी डू नॉट इंड्यूस इन एनी एक्टिविटी विच में लीड टू प्राइस वॉर। एक समय बाद अल्पाधिकार उद्योग परिपक्वता मैच्योरिटी की कंडीशन में आ जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है एवं फर्मों को यह नॉलेज हो जाता है कि यदि हम मूल्य में कमी करेंगे तो अन्य फर्में भी मूल्य में कमी करेंगी। ऐसी स्थिति में ओलिगोपोली जो फर्में हैं वो नॉन प्राइस वॉर को अपनाती हैं, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा को अधिक अपनाना पसंद करती है। क्लियर? इस प्रकार एक बार मूल्य निर्धारित होने के बाद सभी फर्में उसे स्वीकार करती हैं और इस मूल्य में बार बार परिवर्तन नहीं किया जाता और इसीलिए इस स्थिति को प्राइस रिजिडिटी, मूल्य सुदृढ़ता या उस स्थिरता की स्थिति कहते हैं। क्लियर? और इस रिजिडिटी को किंकेट डिमांड कर्व मेथड से समझा आसानी से जा सकता है। अब हम बात करेंगे रीजंस ऑफ स्टे ऑफ प्राइस रिजिडिटी। क्या रीजंस हैं प्राइस रिजिडिटी के कि मूल्य स्थिरता के कारण? तो देखिए, अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि फर्मों की कीमतों में मूल्य सुदृढ़ता या मूल्य अनन्यता होती है। कीमत एक बार निर्धारित होने के बाद उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति बहुत कम होती है और इसके अनेक कारण हैं। जैसे ओलिगोपोली इंडस्ट्री हैज़ रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेट। क्या होता है, जो ओलिगोपोली जो फर्में हैं वो अपने एक परिपक्वता की स्थिति में आ जाती हैं जब पता लगता है कि प्राइस वॉर
कुछ भी नहीं है, इससे उनको हानि ही होने वाली है। इस तरह की कंडीशन मार्केट में नहीं लानी चाहिए। सेकेंड, ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री हैव लर्न दैट प्राइस वॉर इज अनलेस फॉर देम, वो भी आपको बताया है कि सभी फर्म ये समझ जाती हैं कि क्योंकि मैच्योरिटी की पोजीशन में आ गई हैं कि प्राइस वॉर अनलेस उनके लिए कोई यूजफुल नहीं है। A group of price or price is being established which is acceptable to all the firm. प्राइस का एक ग्रुप बना दिया जाता है प्राइस डिसाइड करने के लिए, उसी और वही सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। ऑल फर्म्स नो दैट इफ एनी फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस टू इंक्रीज इन प्रॉफिट द अदर फर्म विल डू द सेम। और सभी फर्म ये जान जाती हैं कि यदि कोई फर्म प्राइस में कमी करेगी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो अदर फर्म भी सेम करेंगे, तो इसलिए ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल फर्म प्रेफर नॉन प्राइस कंपटीशन इन प्लेस ऑफ द प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन को अपनाना पसंद करती हैं। इन ओलिगोपोली किंकेट डिमांड कर्व एनालाइज ब्रिंग्स प्राइस स्टेबिलिटी और प्राइस रिजिडिटी। तो अनिश्चित मांग वक्र की बात करें तो अल्पाधिकार के अंतर्गत प्रत्येक फर्म की कीमत पर उसके प्रतिद्वंद्वियों की प्रतिक्रिया की अनिश्चितता रहती है। इसलिए यह अनिश्चितता व्यवस्था में कोई भी फर्म कीमत परिवर्तन का जोखिम उठाना पसंद नहीं करती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि पुरानी कीमतों पर भी बिक्री उपायों के द्वारा मांग को पुराने स्तर पर स्थिर रखा जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि पुरानी कीमतों पर बिक्री और अच्छे से करने के लिए मांग को इस तरह से बढ़ाया जाए कि जिससे प्राइस में इंक्रीज नहीं किया जाए और डिमांड में इंक्रीज हो जाए। इट मीन्स उसकी और ये कहेंगे उसको और ज़्यादा प्रमोशन किया जाए, एडवर्टाइजमेंट किया जाए, या जब अल्पाधिकारी फर्म अपनी वस्तु को प्रचलित मूल्यों पर बेचने के लिए ग्राहकों को विज्ञापन द्वारा तैयार करती हो और मूल्यों में परिवर्तन से ग्राहकों की प्रवृत्ति पर बुरा प्रभाव न हो, इस कारण से भी मूल्य दृढ़ता हो सकती है। फिर हम ये भी कह सकते हैं एक मूल्य दृढ़ता की बात कि नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध की दृष्टि से अगर कीमत नीचे निर्धारित की गई हो तो दीर्घकाल में ऊंचा लाभ करने के लिए कोई भी फर्म मूल्य में परिवर्तन करना तब पसंद नहीं करेगी जब तक कि मांग और पूर्ति की परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन न हो गया। क्लियर? तो अब बात करते हैं, देखिए डायग्राम आपके सामने है। अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य की बेलोजता या स्थिरता जो हम बात करें, रिजिडिटी का विश्लेषण करने के लिए किंकेट या कोनेदार या विकुंचित मांग वक्र की विधि अपनाई जाती है। और प्रोफेसर पॉल एन स्वीजी ने विकुंचित मांग वक्र की सहायता से ओलिगोपोली के अंतर्गत प्राइस रिजिडिटी को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। तो देखिए डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि मांग का जो कोना बिंदु वो है P, जिस पर फर्म OQ उत्पादन कर रही है और विक्रय भी कर रही है। P बिंदु से ऊंचे मूल्य पर फर्म यह कल्पना करती है कि उसका मांग वक्र दिस वन DP की भांति होगा। P बिंदु के बाईं ओर मांग वक्र बहुत लोचदार है। इसका यह कारण है कि फर्म यह मानती है कि यदि मूल्य को बढ़ाती है तो उसके जो प्रतिस्पर्धी है, जो और कंपटीशन में मार्केट में फर्म है, वो मूल्य नहीं बढ़ाएंगे, जिससे बिक्री कम होगी। तो DP मांग रेखा से संबंधित MR क्या है? पॉजिटिव है। PD उसकी डिमांड लाइन है, उसका ये दूसरा भाग है। यहाँ आ जाइए, दिस वन PD भाग कम लोचदार है। कम मूल्य पर PD कम बेलोजदार है, जैसा कि MR वक्र से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर एक बिंदु के पश्चात MR क्या होता है? ऋणात्मक हो गया है। यहाँ ऋणात्मक हो गया है। इट मीन्स यदि फर्म P से कमी करने का विचार करती है तो अन्य फर्म भी अपना मूल्य घटा देंगी। क्लियर? इसका परिणाम यह होगा कि MR वक्र में ब्रेक या गैप आ जाता है। ये गैप जो बता रखा है दैट इज
गैप आ गया है क्योंकि पी बिंदु के बाद मांग वक्र में अचानक से परिवर्तन हो जाता है, जिसे ए बी द्वारा ये देखिए स्पष्ट किया गया है। और इस जो ये गैप है ए बी का जो गैप है, एम सी वक्र इस गैप से गुजरता है। इस प्रकार कोने से मांग यह प्रकट करती है कि मूल्य सुदृढ़ रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से प्राइस रिजिडिटी स्पष्ट की गई। थैंक यू सो मच।